नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टेट में चैप्टर नंबर 2 यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। नया चैप्टर है आपका और ये बोर्ड में मार्किंग इसकी होती है टोटल 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से इन्वॉल्व होता है पेपर में, जिसमें से एक MCQs आएगा, एक एक वाक्य का उत्तर आएगा। 2 नंबर का एक C सेक्शन में सवाल हो सकता है या फिर थियरी भी दे सकते हैं, और D सेक्शन में 3-3 नंबर के 2 सवाल होते हैं। तो टोटल इसकी मार्किंग है 10। बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थियरी भी है, थोड़ी इसमें थियरी भी आ सकती है और साथ में सवाल भी, और सवाल भी है जो वो पूरे सूत्र बेस पे डिपेंड है। तो सूत्र देखेंगे इसके हम। पहला दिया गया है असतत संभावना वितरण का माध्य, जिसको हम म्यू कहते हैं। तो म्यू बराबर होता है EX, और EX बराबर होता है सिग्मा x इंटू PX, यानी म्यू को EX भी बोल सकते हैं आप, और इसका सूत्र होता है सिग्मा x इंटू PX। असतत संभावना वितरण का विचरण, जिसको कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, विचरण है ये। अगर आपको सवाल में पूछे कि असतत खंडित संभावना वितरण का विचरण ज्ञात कीजिए, तो आप सिग्मा स्क्वायर ज्ञात करेंगे, जिसको सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है VX, इसको VX से दर्शाए कहें या सिग्मा स्क्वायर कहें। इसका सूत्र होता है EX स्क्वायर माइनस EX पूरे का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि EX बराबर क्या होता है सिग्मा x इंटू PX। मतलब ये मूल्य हमें पहले निकालना होगा, तब जाके हमें ये इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और EX स्क्वायर क्या होता है, तो EX स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा x स्क्वायर इंटू PX। जब ये कोष्टक हम तैयार करेंगे तो सबसे पहले सिग्मा x इंटू PX का कोष्टक तैयार करेंगे, फिर सिग्मा x स्क्वायर इंटू PX का कोष्टक तैयार करेंगे। जब इसका टोटल करेंगे तब ये इसकी कीमत आएगी, और इसका जब टोटल होगा तो EX की कीमत आएगी, फिर जाकर ये हमारा सवाल विचरण का तैयार होगा। तो ये हुई असतत संभावना वितरण की बात। और फिर आता है आपका द्विपद संभावना वितरण। तो आपको सवाल में क्लियर कह दिया जाएगा कि द्विपद संभावना वितरण आपको ज्ञात करना है, जिसमें Px बराबर PX बराबर होता है, मेन सूत्र है द्विपद संभावना वितरण का, NCX इंटू PX P की घात x इंटू Q की घात n माइनस x, जिसमें n बराबर होता है बर्नौली प्रयत्नों की कुल संख्या, P बराबर होता है सफलता की संभावना, और Q बराबर होता है 1 माइनस P। मतलब P बराबर सफलता और Q बराबर निष्फलता। ठीक है, जैसे आपको ऐसा कहा जाए कि एक टोकरी में 100 आम है और 100 आम में से 50 आम सही हैं, तो आपकी जो सफलता की संभावना हो जाएगी वो होगी 50 आम सही है, यानी P बराबर 50/100, मतलब 1/2। और निष्फलता की संभावना क्या होगी, जब 50 आम सही हैं तो 50 आम खराब होंगे, खराब यानी निष्फलता हो गई, तो Q बराबर भी हो जाएगा 50/100 यानी 1/2। इस तरह हम Q की कीमत ज्ञात करेंगे। N की कीमत हमें सवाल में दे रखी होगी, और X बराबर क्या ज्ञात करना है वो भी हमें सवाल में ज्ञात दे रखा होगा कि किस तरह से हमें सवाल सॉल्व करना है। जब ये सवाल हम करेंगे तो हमें क्लियर पता चलेगा। आपको सिर्फ द्विपद संभावना वितरण का मेन सूत्र जो है समीकरण वाला वो याद रखना है, NCX इंटू P की घात x इंटू Q की घात n माइनस x। फिर नंबर 4 आता है द्विपद संभावना वितरण का माध्य, जिसे हम कहते हैं n इंटू P, NP। ठीक है, n की कीमत और P की कीमत दी है, इस पर से हमें माध्य निकल जाएगा। फिर द्विपद संभावना वितरण का विचरण, जिसे कहते हैं हम NPQ, N गुणे P गुणे Q। और द्विपद संभावना वितरण का प्रमाप विचलन होता है वर्गमूल में NPQ, मतलब तीनों का गुणाकार और उसका वर्गमूल कर देंगे तो हो जाएगा NPQ। 7वां आता है P प्लस Q बराबर 1। ये समीकरण है कि दोनों को, सफलता और निष्फलता दोनों का मूल्य 1 के बराबर होता है, मतलब आधी सफलता और आधी निष्फलता, और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1। यदि आपको दोनों में से 1 का मूल्य दे रखा है तो आप 1 आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो P बराबर 1 माइनस Q अथवा Q बराबर 1 माइनस P, इस तरह से हम ये क्लियर कर सकते हैं, इस सूत्र की मदद से कीमत ज्ञात कर सकते हैं। स्वाध्याय 2 में ऐसे सवाल आपको दे रखे हैं, जब हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये क्या है सूत्र। तो इतने सूत्र इस सवाल में दे रखे हैं आपको। अब यहाँ बात आती है आपको कि जब NCX की कीमत ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको कहा था कि जैसे
आपको कहा जाए कि 5C3 की कीमत ज्ञात कीजिए। अब 5C3 का आप सूत्र लगाएंगे, कीमत ज्ञात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा जाएगा। इसके लिए आपको पास्कल त्रिकोण याद करना है, पास्कल त्रिकोण बनाने आना चाहिए। अगर पास्कल त्रिकोण आ गया तो आप आसानी से, ऐसे तो याद रखना बहुत ज़रूरी है पास्कल त्रिकोण, लेकिन नहीं पता चले तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहले आप रफ में इस पास्कल त्रिकोण को बनाकर भी कीमत ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पास्कल त्रिकोण है जो 11वीं में आपको सिखाया भी होगा, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि 5C3 की कीमत डायरेक्ट कैसे निकाली जाती है बिना सूत्र की मदद से। तो पहले हम सगुणक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर साइड में 1 1, पहली लाइन में 1 1। तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि 1C0 का मूल्य होगा 1 और 1C1 का मूल्य होगा 1। ठीक है, फिर बारी आती है, मैंने 2 लिखा। 2 में क्या करना है, साइड में 1 1 लिख देना है और ये दोनों का प्लस हो जाएगा 1 1 2। अब इसका कीमत किस तरह से ज्ञात करेंगे, 2C0 का मूल्य 1 हुआ, 2C1 का मूल्य 2 हुआ और 2C2 का मूल्य 1 हुआ। इस तरह से कीमत आएगी। फिर 3 लिखेंगे तो साइड में 1 1 लिख देंगे और ये दोनों का टोटल 2 और 1 3, 2 और 1 3। इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो 3C0 का मूल्य होगा 1, 3C1 का मूल्य होगा 3, 3C2 का मूल्य होगा 3 और 3C3 का मूल्य होगा 1। इस तरह 4 की बात करूं मैं तो साइड में आपने 1 1 लिख लिया। ठीक है, ये दोनों का टोटल 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और 1 1, वो तो लिखा ही है आपने। तो 4C0 का मूल्य 1, 4C1 का 4, 4C2 का 6, 4C3 का 4 और 4C4 का 1। इसी तरह 5 की बात करें हम तो साइड में मैंने 1 1 लिख लिया, ये दोनों का टोटल 5 बीच में, 6 4 10 बीच में, 6 4 10 बीच में, 4 और 1 5 1 और ये यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5C0 का मूल्य 1, 5C1 का 5, 5C2 का 10, 5C3 का 10, 5C4 का 5 और 5C5 का 1। ये क्लियर हो गया। इसी तरह 6 में भी कर सकते हैं आप, 7 में भी, 8 9 10, जितना आपको चाहिए उतना याद कर सकते हैं। फिलहाल 8 से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इतना याद होना चाहिए। बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, नहीं याद रखना चाहे तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 1 1 1 का क्या है सगुणक, तो 1 1, 2 का क्या है 1 2 1, 3 का क्या है 1 3 3 1, 4 का क्या है 1 4 6 4 1, 5 का क्या है 1 5 10 10 5 1। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, या नहीं याद होता है तो आपको 2 मिनट लगेगा बनाने में। बना के इसको क्लियर रखें कि अगर आपको 5C3 का मूल्य पूछा जाए तो फटाफट फटाफट 5C3 मूल्य कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि ये 0 का मूल्य है, 1 का, ये 2 का और ये 3 का। तो आप 10 डायरेक्ट कीमत रख सकते हैं, क्योंकि इन सवालों में कीमत रखने को आएगा, इसीलिए आप इसको सूत्र की मदद से करेंगे तो कीमत बड़ी हो जाएगी। n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, फिर सूत्र में आप कीमत रखेंगे, कट करेंगे, इस करते करते बहुत टाइम जाएगा और इतना लंबा सवाल हो जाएगा कि टाइम ज़्यादा जाएगा। 3 नंबर के सवाल में इतना समय हमें मिलेगा नहीं बोर्ड में, इसीलिए हमें पास्कल त्रिकोण याद होना चाहिए और हमें बनाने आना चाहिए। तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। आगे हम द्विपद वितरण के गुणधर्म देख लेंगे, क्योंकि ये द्विपद वितरण के गुणधर्म जो आपको पेज नंबर 81 पे दिया गया है वो आपको सेक्शन ए या सेक्शन बी की दृष्टि से और सवाल की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से MCQs भी निकाले जाते हैं, एक एक वाक्य के उत्तर भी पूछे जाते हैं और साथ में हमारे सवाल के लिए ये गुणधर्म इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर 1 देखेंगे, द्विपद वितरण यह असतत वितरण है। आपको पूछा जा सकता है कि द्विपद वितरण ये कैसा वितरण है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, सतत असतत जो भी 2 और दे रखे, तो उसको द्विपद वितरण कैसा वितरण है, ये असतत वितरण है। फिर नंबर 2 है उसके प्राचल n और p है। आपको सवाल में जैसे ऐसा कहा जाए कि द्विपद वितरण के प्राचल ज्ञात कीजिए, प्राचल यही नहीं पता होगा कि प्राचल को क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें ज्ञात क्या करना है सवाल में। तो ये पता होना चाहिए कि द्विपद वितरण के प्राचल क्या क्या है, n और p। ये पता होगा कि n और p है तो हम n और p की कीमत ज्ञात कर सकते हैं, पर जब पता ही नहीं होगा कि प्राचल किसे कहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा हमें ज्ञात क्या करना है। तो ये याद रखिएगा कि उसके प्राचल n और p हैं। फिर नंबर 3 है, इस वितरण का माध्य NP है, जो अभी मैंने पहले भी बताया आपको, सूत्र भी है कि उसके माध्य को हम NP बोलते हैं।
जो n बनरोली प्रयत्न में प्राप्त सफलता की औसत संख्या का निर्देश करता है। फिर नंबर 4 है, इस वितरण का विचरण NPQ है और प्रमाप विचलन वर्गमूल में NPQ है। ये भी बताया मैंने सूत्र में आपको। नंबर 5 है, द्विपद वितरण में हमेशा माध्य का मूल्य विचरण की अपेक्षा बड़ा होता है। जो द्विपद वितरण है उसमें हमेशा माध्य का मूल्य विचरण की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी माध्य को हम NP दर्शाते हैं और विचरण को NPQ दर्शाते हैं, मतलब माध्य का मूल्य बड़ा होगा NPQ से, यानी NP ग्रेटर देन NPQ, तथा विचरण भागे माध्य बराबर होता है Q यानी निष्फलता की संभावना, मतलब विचरण को NP माध्य से भाग देंगे, जैसे विचरण को हम NPQ कहते हैं और माध्य को NP कहते हैं। अगर हम ऐसे भी देखने जाए तो ये कट हो जाएगा, यानी हमें क्या बचेगा, बराबर Q यानी निष्फलता की संभावना। छठा है, n के किसी भी मूल्य हेतु p लेस देन 1/2 यानी p की कीमत 1/2 से कम हो तो इस वितरण की विषमता धन होगी। ये भी आपको MCQs में और एक एक वाक्य में पूछा गया है कि अगर p की कीमत 1/2 से कम होती है तो वितरण की विषमता कैसी होगी, तो धन होगी। n के किसी भी मूल्य हेतु p बराबर 1/2 हो तो यह वितरण सममित होगा, अर्थात उसकी विषमता होगी 0। मतलब p की कीमत 1/2 हो तो उसकी विषमता क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। और n के किसी भी मूल्य हेतु p ग्रेटर देन 1/2 हो तो इस वितरण की विषमता ऋण होगी। मतलब p की कीमत 1/2 से ज्यादा हो तो विषमता ऋण, 1/2 से कम हो तो विषमता धन, और एग्जैक्ट 1/2 हो तो विषमता कहलाएगी 0। यानी इतना आपको 8 पॉइंट क्लियर याद रखना है, क्योंकि 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में गुणधर्म भी पूछे जा सकते हैं कि द्विपद वितरण के गुणधर्म बताइए, और पूछा गया है बोर्ड में। उसके अथवा में आपको सवाल भी दे या ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको गुणधर्म पता होने चाहिए। MCQs में पूछा गया है सवाल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपका था द्विपद वितरण के गुणधर्म, और आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सवाल पे जाएंगे, सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड।